नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का एग्रोस्टार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद हमारे वीडियो पर इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। अभी कई सारे किसान भाइयों का मैं चेक कर रहा था, कमेंट्स में काफी सारे प्रश्न आ रहे थे धान की फसल के संबंध में। तो हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है, आज हम धान की फसल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको देने वाले हैं और ये जानकारी आपको हम सीरीज के अनुसार देने वाले हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, भारतवर्ष में धान की खेती बहुत बड़े व्यापक रूप से की जाती है, परंतु हम आज विस्तार पूर्वक जानेंगे हमारे एग्रोस्टार डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी जी के माध्यम से। आप सभी का एग्रोस्टार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र जी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, भारतवर्ष में धान की खेती को लेकर किसान भाइयों का क्या रुझान है? नमस्कार हमारे किसान भाइयों, और धन्यवाद आपका कमल जी, आपने हमें अवसर दिया। तो जैसे कि आपका सवाल था धान की फसल के रिगार्डिंग, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। भारत में अगर देखा जाए तो लगभग सभी राज्यों में धान की खेती कुछ न कुछ पैमाने पे की जाती है। और अगर देखा जाए लगभग तो 40 से 45 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जाती है, खरीफ सीजन और रबी सीजन मिला करके। जिसमें अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से खरीफ सीजन सबसे बड़ा सीजन होता है, बहुत बड़ा सीजन है हमारे लिए। अगर उसमें अगर देखा जाए तो लगभग 38 से 40 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती की जाती है। और जिनमें प्रमुख रूप से अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और बिहार, छत्तीसगढ़ ये मुख्य राज्य हैं जहां पे धान की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। और यही मुख्य राज्य जो हैं, इसमें पंजाब को भी ऐड करना, पंजाब भी एक बड़े क्षेत्र में खेती की जाती है। तो इन मुख्य राज्यों में लगभग पूरे भारत का लगभग 40 से 50% जो धान का उत्पादन होता है, उसमें एक नेशनल लेवल पे इन्हीं कुछ राज्यों का ही योगदान होता है। तो अगर मैं बात करूं 2023-24 के डाटा के अनुसार, जो रिपोर्ट है उसके अनुसार लगभग 1367 लाख एमटी उत्पादन धान का हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा पहले नंबर पे तेलंगाना, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे आपका पंजाब और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बाकी के राज्य आते हैं। तो ये मुख्य है। लेकिन अभी ये उत्पादन और क्षेत्र के हिसाब से बात हो गई, हम एक बहुत बड़े क्षेत्र में खेती कर रहे हैं। जैसे अगर बात करूं तो तेलंगाना में उत्पादन ज्यादा आता है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। तो कुछ ऐसे राज्य जहां पे खेती तो हो रही बड़े पैमाने पे, लेकिन कुछ पारंपरिक जो विधि से खेती कर रहे हैं या जो कुछ तकनीकी ज्ञान के अभाव में जो खेती हो रही है, जिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान नहीं दिया जाता, जिसका असर सीधे उसके उत्पादन पे पड़ता है। तो आज हम उन सब पे चर्चा करने वाले हैं जी। और जैसे मैं अगर बात करूं तो भारतवर्ष में कई सारे किसान भाई लास्ट ईयर से लेकर अभी तक जो है प्रति हेक्टेयर ज्यादा खेती कर रहे हैं धान की। बट जैसे मैं भी मध्य प्रदेश का हूं, काफी बड़े पैमाने पर हम खेती करते हैं। तो ज्यादातर अभी समस्या किसानों को जो आती है और भी अन्य किसानों को, कि धान की फसल में बीज का चुनाव किस आधार पे करें जिससे अच्छा रेट मिले। जी। बहुत अच्छा सवाल है। और ये लगभग हर साल, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारे यूट्यूब पे भी मैंने भी कमेंट देखे हैं कि किसान का सबसे ज्यादा जो समस्या होती है उनकी बीज का चयन करने होती है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी वेराइटियां हैं। अभी आपको भी पता है कि लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 400 से 500 से ज्यादा वेराइटियां मार्केट में चलती हैं धान की केवल। उसमें अगर करेंगे तो कुछ हाइब्रिड सेगमेंट में है, कुछ ओपी वेराइटियां हैं, कुछ रिसर्च वेराइटियां हैं। तो सबसे बड़ी चीज किसान को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बीज का चयन कर रहे हैं तो वो मार्केट की डिमांड क्या है, उनके मार्केट में कौन सी धान की वैरायटी चलती है। अगर रिसर्च वैरायटी चलती है तो वहां पे रिसर्च का चयन करना चाहिए। अगर हाइब्रिड का मार्केट है तो हाइब्रिड का चयन करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी एरिया हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं यूपी के वेस्टर्न इलाके में, पंजाब में और हरियाणा के कुछ क्षेत्र में, यहाँ पे ओपी वेराइटियों का मार्केट काफी ज्यादा है, ओपी का चलन ज्यादा है। यहाँ पे जैसे बात करूं मैं तो ये अपने जो बासमती चावल है वहां पे ज्यादा बड़े पैमाने पे खेती की जाती है। तो इसके लिए अगर बासमती चावल का वहां पे डिमांड है तो अगर वहां पे हम कोई दूसरी वैरायटी लगाएंगे तो जायज सी बात है किसान को उत्पादन होने के बाद उनको मार्केट में सेल करने में दिक्कत होगी, उनको उचित रेट नहीं मिल पाएगा। एक ये समस्या होती है। दूसरा, मार्केट में एक तो आपने वैरायटी वाइज किया, हाइब्रिड, रिसर्च और ओपी के हिसाब से जो मार्केट में ट्रेंड कर रहा है उसका चयन करना है। दूसरा, किस बात पे आपको ध्यान देना होगा कि जो चावल का जो सेगमेंट होता है, जैसे पतला चावल चाहिए या फिर आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में मोटे चावल की डिमांड होती है, या फिर आपको एक बड़े स्तर पे गवर्नमेंट को, सरकारी एजेंसियों को आपको बेचना है, तो वहां पे ज्यादा तो लोग मोटे चावल में और हाइब्रिड सेगमेंट ज्यादा
चयन करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ रिसर्च वैरायटी, जो रिसर्च वैरायटियां होती हैं, अभी ये तीसरा जो पॉइंट है हमें सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देना होता है कि फार्मर जो किसान है वो अगली क्रॉप क्या लेने वाले हैं, उनको कितने दिन की वैरायटी चाहिए। क्योंकि मार्केट में आपने देखा होगा कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती हैं, कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो लगभग 130 से 135 दिन का समय लेती हैं, कुछ ऐसी भी वैरायटी होती हैं कि जो लगभग 140 से 160 दिन का समय लेती हैं। अब ये 140 से 160 दिन और 115 से 120 दिन, अगेती, मध्यम, पछेती, ऐसे 3 जो रेंज है, अब वो किसान की मजबूरी है ऐसी वैरायटियों का चयन करना, क्योंकि उनकी एरिया में क्षेत्र भी ऐसे हैं कि कहीं कहीं पे जलमग्न एरिया है जहाँ पे जल भराव बना रहता है लगभग 20-20 दिन तक, 25-25 दिन तक वहाँ पे जल भराव, बरसात के समय में जलमग्न एरिया रहता है। तो वहाँ पे अगर वो हाइब्रिड या अर्ली सेगमेंट लगाएंगे तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, जैसे फसल की गिरने की समस्या, उसमें रोग और कीटों की समस्या बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें सबसे ज्यादा ये देखना है कि हम जो वैरायटी का चयन कर रहे हैं वो कितने दिन की वैरायटी का चयन करना है, अगली फसल आपको क्या लेना है, आपके मार्केट में कौन सी वैरायटी चलती है, या आप पर्सनल यूज के लिए या फिर मार्केट में किसका रेट अच्छा मिलने वाला। जाहिर सी बात है जो महीन सेगमेंट होगा, जो बासमती सेगमेंट होगा, उसका रेट अच्छा मिलता है। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रख करके आपको बीज का चयन करना चाहिए। जी जी, बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों, आप भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप कितने दिन वाली जो है वैरायटी लगाते हैं। तो मुझे जितने भी किसान भाई जो हमारे साथ देख रहे हैं, कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अभी आपने काफी अच्छी जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचाई। अभी मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, हम कौन सी वैरायटी का चयन करें जिससे किसानों को कम खर्च में अच्छा उत्पादन प्राप्त हो पाए। हाँ बिल्कुल, बहुत सही सवाल है कमल जी आपका। और ये समस्या, जैसे बीज का चयन हमने कर लिया, अब बीज के चयन के आधार पे हमने आपको 3-4 चीजें बताई, हमारे किसान भाइयों को 3-4 चीजें मैंने बताया, जैसे कि हमें समय के आधार पे, मार्केट की डिमांड के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, आपके एरिया के जो खेत है वो कैसा है, जल भराव वाला एरिया है, तराई क्षेत्र है, या फिर मिट्टी कैसी है आपकी, उसके आधार पे। अगर मैं बात करूं जो यूपी का वेस्टर्न एरिया है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे ज्यादातर ओपी वैरायटियों का मार्केट अच्छा खासा होता है, वहाँ पे बासमती वैरायटी ज्यादा चलती है। अगर उसमें बात करूं, जैसे कि अभी हमारे पास एग्रोस्टार की 1509 1692 वैरायटी है, जो कि लगभग 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। ये बासमती सेगमेंट में बात कर रहा हूँ इन क्षेत्रों के लिए। अगर यही मैं बात करूं बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी का जो पूर्वांचल एरिया है, मध्य प्रदेश, और इसके साथ साथ जो हमारा उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पे रिसर्च वैरायटियों का ज्यादा बोलबाला है। इस एरिया में रिसर्च वैरायटियां ज्यादा चलाई जाती हैं। अब रिसर्च में भी 2-3 वैरायटी है, उसमें मैं जैसे भी जिक्र करना चाहूंगा। अगर किसान को जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी चाहिए, जैसे अगर उनको अगर बात करें तो 120 से 130 दिन के रेंज में अगर चाहिए, तो हमारे पास वैरायटी है एक 22-22, जो कि लगभग 120 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। ये रिसर्च वैरायटी की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा, अगर 130 से 140 दिन वाली वैरायटी चाहिए, जो कि मिड समय में या मध्यम समय में तैयार होने वाली वैरायटी है, उसमें एग्रोस्टार की 22-21 वैरायटी है। या मार्केट में अगर बात करेंगे, कावेरी का संपूर्णा चलता है, इसके अलावा 5 जमुना 804 चलता है, डेल्टा अमन चलता है, अमन सुपर सील, बहुत सारी ऐसी तमाम रिसर्च वैरायटी मार्केट में चल रही हैं, आप उनका चयन कर सकते हैं। अगर बात करें यही पछेती में, जहाँ पे काफी जलमग्न एरिया है, जहाँ पे किसान लगभग 140 से 150 160 दिन तक की वैरायटियों का चयन करना चाहते हैं, यहाँ पे जलमग्न एरिया रहता है, तराई क्षेत्र है, वहाँ पे किसान कभी कभी ऐसी भी कंडीशन हो जाती है कि लगभग किसान 1-1 महीने तक खेत में जा नहीं सकते। मतलब उन्होंने एक बार ट्रांसप्लांटिंग कर दिया है, रुपाई कर दिया है, तो केवल वो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कर सकते हैं एक बार, उसके बाद दोबारा खेत में नहीं जा सकते। ऐसे भी बहुत सारे क्षेत्र हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। एक पूरे पैन इंडिया में देखें तो अलग अलग पैचेस में आते हैं। तो जलमग्न एरिया की लेकर मैं बात करूं, जहाँ पे 140 से 160 दिन की वैरायटी का चयन करना है, वहां पे कावेरी का चिंटू वैरायटी है, उसका आप चयन कर सकते हैं। और कुछ लोकल मार्केट में जीरा 32 वगैरह वैरायटियां चलती हैं। या फिर अगर हम अपने पोर्टफोलियो में बात करें, जैसे कि अगर ओपी सेगमेंट में लॉन्ग ड्यूरेशन में, तो अपना 17-18 वैरायटी है, ये वैरायटी का चयन कर सकते हैं। अगर मैं हाइब्रिड की बात करूं, किसान को अगर बहुत हैवी यील्ड चाहिए, ज्यादा यील्ड चाहिए, और मिड समय में, कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहिए, सरकारी एजेंसियों को, सरकारी व्यापारी को बेचने के लिए चाहिए, तो अपने पास एक बहुत अच्छी वैरायटी है एग्रोस्टार की 4699 गोल्ड। अब इस वैरायटी का चयन क्यों करना है, इसके बारे में जिक्र करूंगा, क्योंकि मार्केट में आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो किसान की एक समस्या होती है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो जीवाणु जनित झुलसा होते हैं, उससे सबसे ज्यादा फसल प्रभावित होती है। और औसतन जो यील्ड होती है अन्य वैरायटियों का, आपने देखा होगा कि लगभग आप भी बता रहे हो, काफी किसान भाइयों का भी रहता है कि लगभग 25 से 27 कुंटल लगभग
एवरेज एक यील्ड आती है किसान की जो फार्मर हैं। और अगर मैं बात करूं बासमती सेगमेंट में तो लगभग 16 से 18 कुंटल 19 कुंटल लगभग 1 एकड़ में यील्ड आती है। अगर मैं एग्रोस्टार 4699 हाइब्रिड सेगमेंट में बात करूं, अभी के समय पर लास्ट लगभग पिछले 2-3 साल से जो किसानों ने इस पे मतलब भरोसा जताया हुआ है, औसतन लगभग 35 से 38 कुंटल तक की पैदावार किसान अपने मैनेजमेंट की बेस पे ले लेते हैं इसमें, क्योंकि इसमें डिजीज फ्री है, मतलब रोग बहुत कम आ रहे हैं, टिलरिंग बहुत अच्छी हो रही है और लगभग 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। तो ऐसी ये तमाम वेराइटियां हैं। वेराइटी के बारे में और भी हम बहुत डीप जानकारी देंगे। अगर आपको और भी कुछ वेराइटी के बारे में जानना है तो हमारे एग्रोस्टार जो चैनल है इस पे आप कमेंट में भी दे सकते हैं, तो वहाँ पे हम और भी डीप में जाके वेराइटी के बारे में बता सकते हैं। तो अभी किसान भाइयों ने वैरायटी के बारे में जाना, तो यहाँ कई सारे किसान कौन सी वैरायटी लगाते हैं कमेंट्स बॉक्स में भी आप हमें जरूर बताइए। अभी ज्यादातर किसान भाई जो है बीज का चयन कर लिए, उसके बाद उसका किस तरह बीज दर रखना है ताकि वह कम से अच्छा पैदावार ले पाए, थोड़ा सा आप इसमें क्या रुझान प्रस्तुत करना चाहेंगे? बिल्कुल। तो ये भी बहुत ही सही सवाल है कमल जी आपका, और हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह मैंने अभी सीड का सेगमेंट बताया कि एक ओपी वेराइटी, रिसर्च वेराइटी, हाइब्रिड वेराइटी, तो तीनों वेराइटी का जिस तरह सेगमेंट अलग है तो सबका बीज दर भी अलग अलग होता है। और ये डिपेंड करता है कि बुआई का मेथड क्या है, किस विधि से बुआई कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं रिसर्च वेराइटी का या ओपी वेराइटी का, तो लगभग 8 से 10 केजी प्रति एकड़ बीज पर्याप्त है। अगर हाइब्रिड की मैं बात कर रहा हूँ तो हाइब्रिड में लगभग 5 से 6 केजी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त बीज है। तो अभी इसमें बात करूंगा कि बुआई की विधि। ज्यादातर जो प्रचलित विधि है बुआई की वो नर्सरी के माध्यम से करते हैं। नर्सरी पहले डालेंगे और उसमें भी नर्सरी अधिक उत्पादन लेने के लिए एक विशेष ध्यान ये भी देना है कि आपकी नर्सरी का प्रबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। नर्सरी ही आधार है, नर्सरी ही उस फसल की नींव रख रही है जहां पे आप ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। आपको स्वस्थ नर्सरी, एकदम अच्छी नर्सरी चाहिए। उसके लिए किस विधि से बुआई करनी है, कितना बीज डालना है, इस पे विशेष ध्यान देना होगा। तो अगर हाइब्रिड वैरायटी जैसा मैंने बताया कि लगभग 6 केजी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, रिसर्च या ओपी वैरायटी है तो उसके लिए 8 से 10 केजी पर्याप्त है। ये हो गया नर्सरी की विधि के बाद जब हम मेन खेत में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो नर्सरी विधि से। आज के समय में बहुत कुछ ऐसी भी वैरायटी है जो कि डीएसआर मेथड से बुआई हो रही है, मतलब डायरेक्ट बुआई होती है। तो अगर वहां पे सीड ड्रिल से कर रहे हैं या सीडर से बुआई कर रहे हैं तो लगभग 10 से 15 केजी बुआई लगता है। कहीं कहीं पे अगर जो कुछ ऐसी वेराइटी है जहाँ पे पडलिंग करने के बाद बुआई करते हैं, मतलब खेत में पानी भर के पडलिंग करके डायरेक्ट वहां पे ब्रॉडकास्टिंग करके इस विधि से भी बुआई करते हैं, यहाँ पे बीज की मात्रा ज्यादा लगता है। यहाँ पे लगभग अगर आप देखेंगे तो औसतन 18 से 20 केजी बीज लग जाता है। इस विधि में ज्यादातर ओपी या रिसर्च वेराइटियां ज्यादा चलती हैं। हाइब्रिड में 4699 गोल्ड को भी डीएसआर मेथड से बुआई करते हैं, लेकिन वहां पे अगर आप डीएसआर मेथड से बुआई कर रहे हैं तो लगभग आपको जो 6 केजी मैंने नर्सरी में बताया था वो बीज दर आपका बढ़ के 10 से 12 केजी हो जाएगा। थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे शुरू में हम नर्सरी प्रबंधन किस तरह करें ताकि किसान भाई सही तरीके से जो है उसको ट्रांसप्लांट कर पाए, रोपाई कर पाए? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि नर्सरी करने के पहले एक स्टेप और आता है जहाँ पे सबसे ज्यादा किसान भाई गलती करते हैं। वो स्टेप है बीज का उपचार। ये बहुत कम किसान है जो बीज का उपचार करते हैं। अगर उपचार करते भी तो गलत तरीके से सोइंग करते हैं। मतलब बुआई की जो विधि है ना वो तो पारंपरिक तरीके से करें, अपनी ट्रेडिशनल मेथड को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आपने भी देखा होगा कि अभी के समय पे प्रतिकूल मौसम का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। हम मंथ वाइज तो देख रहे हैं कि ठीक है मई मंथ में नर्सरी पड़ने लगती है, लेकिन अगर हम मैच करें लास्ट के 2-3 साल 4 साल के जो ट्रेंड है ना, ईयर एंड ईयर देखेंगे तो बुआई के समय का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं है। अभी आप देखेंगे बुआई के समय पे गर्मी ज्यादा रहती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से नर्सरी सबसे ज्यादा डैमेज हो रही है। और इस वजह से किसान भाई गलती करते हैं कि नर्सरी में पौध को काफी समय तक रख देते हैं। तो इसमें विशेष ध्यान देना है कि नर्सरी जो ओपी या रिसर्च वैरायटी है उसको हमें कभी भी 25 दिन से ज्यादा नर्सरी में नहीं रखना है। मतलब जितना कम समय आप नर्सरी में रखेंगे उतना ज्यादा समय मिलेगा मेन खेत में उसकी टिलरिंग के लिए, उसके कल्ले के फुटाव के लिए। तो अगर हाइब्रिड वैरायटी है तो उसको लगभग 20 से 22 दिन में आप मेन नर्सरी से उखाड़ करके मेन खेत में लगा दें। अगर ओपी या रिसर्च वैरायटी है तो लगभग आपको 25 से लेकर के 28 दिन के अंदर अंदर तैयार पौध को उखाड़ करके खेत में लगा देना चाहिए। मैं यहाँ पे बात करूँ अभी जैसे बीज उपचार की, तो बीज उपचार के लिए पहले हमें क्या क्या करना है उस पर हमें समझना होगा। तो अलग अलग प्रैक्टिस है, किसान भाई बहुत तरीके से अलग अलग अपनी कोई 20 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखता है, कोई 12 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखता है, कोई 30 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखता है। तो यहाँ पे पानी में भिगोने के पहले एक होता है नमक से उपचारित करना।
नमक से कैसे उपचारित करना है इसके बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी देना है। तो किसान भाई बहुत सीधा सा मैं यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। 10% नमक के घोल के साथ बीज को उपचारित करना। कोई भी वैरायटी, आपका हाइब्रिड है, रिसर्च है, ओपी है, कोई भी वैरायटी है, आप 10% नमक का घोल, यानी 10% का मतलब 1 लीटर पानी में आपको 100 ग्राम नमक लेना है। अगर मैं बात करूं 6 केजी आपको अगर हाइब्रिड बीज का पानी में भिगोना है तो लगभग आप 10 लीटर पानी ले लीजिए। 10 लीटर में 1 केजी, 10% का अगर दर से देखेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1 केजी नमक के घोल को उसमें घोलना है और फिर उसमें वो 6 केजी बीज को पानी में भिगोना है। अब इससे फायदा क्या होगा? नमक के घोल से उपचारित क्यों करना है? नमक के घोल से उपचारित करने पे ये होता है कि उस 6 केजी बीज में कितने ऐसे बीज हैं जिनकी अंकुरण क्षमता कम है, जिनमें जर्मिनेशन कम से कम होगा, तो ऐसे हल्के बीज वो ऊपर पानी में तैरने लगते हैं। तो जो भी लगभग 10% या 5% होगा वो आप ऊपर पानी से छान लीजिए, मतलब वो जब ऊपर तैरने लगेंगे उस बीज को आपको निकाल लेना है। लगभग 15 मिनट के लिए आपको जो है छोड़ देना है। मतलब इसमें आप देखेंगे कि जो कुछ हल्के बीज होंगे वो पानी नमक के घोल में ऊपर तैरने लगेंगे, तो 10 से 15 मिनट में जितने भी हल्के बीज होंगे जिसका जमाव अच्छा नहीं होता है, जो खराब गुणवत्ता वाले बीज होते हैं, वो आपका ऊपर तैरने लगेंगे। उस बीज को निकाल करके आपको साइड में निकाल देना है। जो पानी में बैठे हुए बीज होंगे वो आपके लगभग 90 से 95% अंकुरित वाले बीज या अच्छी गुणवत्ता वाले बीज आप कह सकते हैं। अब उस बीज को लेना है, उसको करीब एक बार साफ पानी से धोना है। कोई किसान अगर 2 बार धो देंगे तो और अच्छी बात है। 2 बार साफ पानी से धो के निकालना है। इससे पूरा जो नमक में आपने घोल से ट्रीटमेंट किया था पूरा नमक धुल जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है रासायनिक उपचार की। रासायनिक उपचार की बात करूं तो यहाँ पे आप कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63%, जो एग्रोस्टार के हमारे प्रोडक्ट है, मैंडोज है, उसमें भी है, मार्केट में यूपीएल के साप में, ऐसे बहुत सारे हैं। सेम जो टेक्निकल है, ये जो रासायनिक कंपोजिशन में बता रहा हूँ कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। फिर यहाँ पे एक बार आपको ध्यान देना है, यानी 10 लीटर पानी लेना है आपको। 10 लीटर पानी में अगर 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से जाएंगे, पर लीटर के हिसाब से जा रहे हैं आप, तो उसमें आपको लगभग 10 लीटर पानी में आप 30 से 35 ग्राम मैंडोज को घोलना है उस पानी के घोल में। फिर जो आपने बीज नमक के घोल से निकाल के रखा है, जो जमीन जो बैठे हुए थे, जो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज है, उनको लेकर के आप जो पानी का घोल है 10 लीटर का, जिसमें मैंडोज से घोला है, जो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब के घोल में आपको उपचारित करना है, उस बीज को न 23 न 25, 24 घंटे के लिए आपको उस पानी में बीज को भिगो के रखना है। 24 घंटे के लिए यहाँ ध्यान देना है, 24 घंटे भिगोने के बाद उस बीज को बाहर निकालना है। बहुत सारे किसान गलती करते हैं कि लगभग वो 30 घंटे रख देते हैं, 35 घंटे रख देते हैं, या कोई समय से पहले 12 घंटे, क्योंकि देख लिए कि हमारे पड़ोस में जो हमारे पड़ोसी किसान भाई हैं उन्होंने 12 घंटे के बाद बीज की बुआई कर दी है। उनको देख के हमने भी 12 घंटे 16 घंटे के बाद बीज की बुआई कर दिया। लेकिन इसका इम्पैक्ट आता है, हो सकता है उनकी वैरायटी कोई अलग है, आपकी वैरायटी कुछ अलग हो, और जमाव में आ जाएगा वो अंतर। आप देखेंगे कि जो खराब बीज है ना, वो आप अगर बीज में बुआई करते हो तो जमाव में परसेंटेज में आएगा, तो जमाव में कमी देखने को मिलती है। तो आप न 23 न 25, सिंपल सा लॉजिक सबके लिए एक कॉमन ले लीजिए कि एवरेज लेते हैं 24 घंटे का। 24 घंटे के लिए जो आपने पानी में बीज को भिगोया है उसको निकाल के जूट के बोरे पे, और ये भी ध्यान देना है कि छायादार जगह पे, जहाँ पे हवा आसपास हो, मतलब आती रहे, तो सैडी प्लेस में छायादार जगह पे जूट के बोरे पे आप उस बीज को फैला दीजिए। फैलाने के बाद अब यहाँ पे भी ये नहीं कि पानी से निकालने के बाद आपको छोड़ देना है। तो आपने जूट के बोरे पे फैला दिया, उसके बाद एक जूट का बोरा और आपको लेना है, गीला करके उसके ऊपर ढक देना है, क्योंकि यहाँ पे भी नमी बना के रखना है। लगभग 1 से 2 दिन तक, या 1 दिन भी चलेगा, लगभग 12 से 18 घंटे 20 घंटे तक अगर आपने रख दिया वहां पे, तो आप देखेंगे जो बीज आपने पानी में भिगो कर रखा था ना, उसमें हल्का हल्का स्प्राउटिंग यानी अंकुरन चालू हो जाता है। और ये भी ध्यान देना है कि अंकुरन इतना भी ज्यादा नहीं आ जाना चाहिए, इतनी उसकी बढ़वार इतनी ज्यादा नहीं हो जानी चाहिए कि आपने जब भिगो के रखा है जूट के बोरे में, उसमें समय समय पे हर 2-4 घंटे के बाद पानी के छींटे भी मारने पड़ते हैं ताकि नमी बनी रहे। और जो एक्सेस ऑफ मॉइस्चर है, जो ज्यादा पानी है, वो जूट की बोरी से नीचे से पसीज करके निकल जाता है। इसकी वजह से पर्याप्त जितनी नमी जरूरत है उतना ही नमी उस बीज में रहता है, जिससे जमाव अच्छी तरीके से होता है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दिया। और किसान भाइयों, मैं आपको भी बताना चाहूंगा, अभी ज्यादातर किसान भाई जो है उपचार करने के बाद धूप में रख देते हैं, तो ये गलतियां बिल्कुल ना करें। आपकी ये गलतियां जो करते हैं तो इसके कारण काफी ज्यादा समस्याएं आती हैं। ये हमारे आज एग्री डॉक्टर ने आप तक पहुंचाया। आशा करते हैं ये आपके लिए
बहुत उपयोगी रहा होगा। तो अभी कई सारे किसान भाइयों का सवाल ये भी होगा कि इतनी अच्छी जानकारी आप तक हमने पहुंचा दी है, वैसे धान की बुआई किस समय करना चाहिए? ये सवाल काफी सारे किसान भाइयों का आ रहा था, तो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। ज्यादातर किसान भाई को जो समस्या होती है ना, अगर यहाँ पे अगर उन्होंने विशेष ध्यान दे दिया तो लगभग 60 से 70% मैं लिख के देता हूँ कि उनकी समस्या का समाधान यहाँ पे हो गया, जो अंकुरन की समस्या का सामना करते हैं। जी। क्योंकि ज्यादातर किसान गलती क्या करते हैं कि वो सुबह के समय बिजाई कर देते हैं। सुबह के समय बिजाई करने पे, क्योंकि अभी के समय पे जो तापमान है, अगर क्लाउडी रीजन है, बारिश का मौसम चल रहा है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन नर्सरी का जो समय होता है वो मौसम एकदम प्री सीजन में करते हैं, हम एकदम मेन सीजन में नहीं करते हैं। तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अगर औसतन में टेम्परेचर की बात करूं तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर यहाँ पे सुबह के समय बिजाई करेंगे, बिजाई करते कैसे किसान भाई, ज्यादातर खेत में पहले पानी भरेंगे, पानी भरने के बाद तब बीज की वहां पे ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। तो वहां पे क्या होगा, आपने सुबह तो बिजाई कर दी 8 बजे, लेकिन 12 बजे से 1 बजे तक जाते जाते पानी इतना हीट हो जाता है, पानी इतना उबलने लगता है कि आपका जो स्प्राउट आया हुआ है ना, जो अब 90 जो जर्मिनेशन लगभग 95% तक बोलने वाले थे, बीज 95% जर्मिनेट होगा, वो लगभग 30% 20% तक आ जाता है। इस लेवल का वहां पे डैमेज होता है। तो इस पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको जहां पे बिजाई करनी है, जैसा अभी मैंने बताया, जब आपके जूट की बोरे पे लगभग 20 से 22 घंटे के लिए उसके अंदर बीज को भिगो के रखेंगे, जब बीज का 1/3 भाग स्प्राउट निकल जाए, उसके बाद उस बीज को जिस खेत में आपको बिजाई करना है, लगभग जैसे आपको बिजाई करना है कल, तो आज शाम को ही उस खेत में पानी डाल के छोड़ दीजिए शाम को। फिर उससे क्या होगा, जितना नमी होगा वो नमी एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, तो जमीन भी थोड़ा सा ठंडा बना रहेगा। फिर सुबह में भी आपको एक बार पानी देना है, एक बार शाम को आपने पानी दिया, एक बार सुबह आपको फिर से उस खेत में पानी देना है। सुबह पानी देने क्या होगा, जो थोड़ी बहुत दिन की जो धूप होगी उससे जो थोड़ा बहुत टेम्परेचर होगा, मिट्टी में जो हीट होगा या जितना पानी एब्जॉर्ब करना होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी पानी के ठहरने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, जमीन भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। जमीन अगर ठंडी रहेगी तब यही जो बीज आपका स्प्राउट है, जो स्प्राउट निकला हुआ बीज है, इसका बिजाई आपको शाम को करना है लगभग 5 से 6 बजे के समय। क्योंकि आज उस समय देखेंगे तो लगभग जो समय होता है, जो सूर्यास्त होता है, वो लगभग 6:30 के बाद होता है, लगभग 7 बजे तक देखेंगे उजाला रहता है। तो उस समय 5 बजे के बाद आप बिजाई करिए। बिजाई करते समय खेत में वही लगभग करीब 2 से 3 सेंटीमीटर खेत में पानी भर करके आपको बीज की ब्रॉडकास्टिंग करनी है। जमीन ठंडी रहेगी और रात में पानी रहेगा, जितना एब्जॉर्ब करना होगा रात भर में, करीब देखेंगे तो 5-6 घंटे के बाद पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपका बीज मिट्टी की सतह के संपर्क में आ जाएगा, जड़ का स्थापन अच्छा होगा, जड़ों का विकास अच्छे तरीके से होगा, पौधों में जो जमाव की जो क्षमता है, जो बीज की जो जमाव का अंकुरन परसेंटेज है, आप वहां पे देखेंगे लगभग 95%, 90 से 95% बीज का जमाव होगा। लेकिन अगर यही चीज अगर जो किसान अगर सुबह करते हैं, आप देखेंगे कहीं 30%, कहीं 40%, फिर वहां पे बहुत सारे किसान भाइयों के दिमाग में रहता है कि बीज अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से जमाव की दिक्कतें आ रही है। तो बीज आप कोई भी ले लें, एक बार देसी या घर का भी बीज होगा, कभी आप ये ज्यादातर किसान भाई जो इस विधि में शाम के समय करते होंगे, क्योंकि कहीं कहीं उनके पास भी काफी अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव उनके पास बहुत ज्यादा है, तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट वो खुद करते हैं। उन्होंने भी देखा होगा ये साल दर साल जो कभी अगर शाम को किए होंगे और जब अगर कभी सुबह किए होंगे, तो वहां पे जमाव में अंतर आपको साफ देखने को मिल सकता है। तो मेरा यही सुझाव है, आप जब भी बीज की बिजाई करिए उसके लिए शाम का समय ही चुनिए, इसमें आपका जमाव परसेंटेज बहुत अच्छा होगा और ये इंडिकेशन एक शुरुआत में न्यू डाल देगी। अगर जमाव अच्छा होगा, आपकी नर्सरी में बीज अच्छे होंगे, तो आपकी नर्सरी समय से तैयार हो जाएगी। तो अभी हमारे जो किसान भाई काफी समय से जो खेती कर रहे हैं धान की, वो ज्यादातर 90% मैं तो कह सकता हूँ, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, तो सभी किसान भाई ज्यादातर पौधरोपण दिन में ही करते हैं और ज्यादातर जो दोपहर में, तो उनको ये समस्याएं आती होंगी। बट अभी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, आपको जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया इसका आप पालन करेंगे तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी उपलब्ध कराया, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, अभी खेत की तैयारी हम किस तरीके से करें? जैसे कई सारे किसान भाई सीधा बीज डाल के लगाते हैं, ठीक है, डीएसआर मेथड से लगाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है? किस तरह खेत की तैयारी करना चाहिए? जो पौध रोपाई कर रहे हैं उसके लिए क्या तैयारी उनके लिए करना चाहिए जिससे किसान भाइयों की मेहनत सफल हो पाए? बहुत अच्छा सवाल है, खेत की तैयारी। अब खेत की तैयारी मतलब 2 तरीके की होती है, जैसे भी आपने बताया। एक तो होता है मुख्य खेत के लिए, दूसरा होता है आपकी नर्सरी के लिए भी खेत की तैयारी बहुत मायने रखती है कि आप मुख्य खेत में तो अगर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जहां पे आपको नर्सरी डालनी है उसके लिए भी खेत की तैयारी होना बहुत जरूरी है।
उसका लैंड प्रिपरेशन कैसे करना है, जमीन की तैयारी कैसे करनी है। तो उसके लिए सिंपल सा है, आपको पहले चयन ऐसी जगह पर करना है जहाँ पे थोड़ा सैडी प्लेस हो। ज्यादातर लोग आम के बगीचे या कुछ पेड़ उड़ के नीचे करते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत छां रहता है। इसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मेजर ये होता है। और उसको अपना मुख्य खेत में वहां पे नहीं डालते, क्योंकि वहां पे होगा कि आप जब रोपाई करेंगे तो आपका एक यूनिफॉर्म होगा। कभी कभी क्या होता है कि मुख्य खेत में वहां पे जहाँ पे रोपाई करनी है वहीं पे अगर बिजाई भी किया है उन्होंने, तो वो काफी लेट हो जाता है। तो सबसे सही सिंपल सा तरीका है, आपको जब बिजाई करना है तो किसी सैडी प्लेस में चयन करें। अगर सैडी प्लेस नहीं है तो आप मुख्य खेत में भी जा सकते हैं, खुले क्षेत्र में भी वहां पे बिजाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जमीन की तैयारी की बात करेंगे तो सबसे पहले एक जुताई आपको थोड़ा काफी गहरी जुताई करनी पड़ेगी, ताकि मिट्टी पलट हल से कर दो, ताकि वहां पे जो मिट्टी में कुछ अंडे हों या कुछ पेस्ट के अटैक हो सकता है, जो कुछ फफूंद जनित रोगों के आने की संभावनाएं रहती हैं, वो डायरेक्ट सनलाइट में आने की वजह से वैसे भी नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद दूसरी जुताई आपको कल्टीवेटर हैरो से कर करके पाटा लगा देना चाहिए। पाटा लगाते समय ये विशेष ध्यान रखना है कि खेत आपका बहुत समतल होना चाहिए। अगर आप बिजाई करते समय अगर वहां पे खेत समतल नहीं रहेगा, जहाँ पे पानी, कहीं पे ऐसा होगा कि आपने ये भी देखा होगा कि बिजाई सही तरीके से नहीं होती है, मतलब खेत की तैयारी सही तरीके से नहीं होने पे कहीं पे बीज काफी बड़ा हो गया है, पौधा काफी बड़ा हो गया है, कहीं पे बीज का अंकुरन पहले आ गया, कहीं पे बीज का अंकुरन लेट होता है, मतलब एक समान अंकुरन नहीं होता है एक समय पे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो जमीन की तैयारी वो सही नहीं हुई है। कहीं पे पानी रुका हुआ है, जहाँ पे पानी रुका रहेगा वहां पे पानी ज्यादा मिले, कहीं पौधा ज्यादा हाइट जाएगा। अगर जरूरत से ज्यादा पानी रुका है तो वहां पे बीज का अंकुरन नहीं, वहां पे फफूंद जनित रोग के पनपने की संभावना ज्यादा हो जाएंगी। तो खेत समतल हो और ट्राई करिए कि थोड़ा सा रेज बेड बनाने की कोशिश करें। अगर रेज बेड नहीं है तो पानी की निकासी की व्यवस्था जरूर करें, कि जहाँ पे ज्यादा पानी रुके उस पानी को निकालने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप करें तो जमीन के समतल पे विशेष ध्यान देना है। आप वहां पे करेंगे तो आपकी नर्सरी में बिजाई में जो अंकुरन है, अंकुरन एक समान होगा, पौधा आपका समय से तैयार होगा। दूसरा, अगर यहाँ पे विशेष ध्यान ये भी देना है कि खेत की तैयारी तो हो गई, नर्सरी में हमें खाद प्रबंधन कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे हमने बीज के बारे में अच्छे से जानकारी समझ लिया, सभी किसान भाई हमारे बीज के बारे में समझ लिए कि बीज का चयन कैसे करना है, बीज का उपचार कैसे करना है, उसके बाद बीज की बुआई कब करनी है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है कि बीज आपका समय से नर्सरी में पौधा तैयार होने के लिए आपका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट या जो न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट है वो समय से होना चाहिए। तो इसके लिए जो एरिया होता है, मैं सबसे पहले एरिया के बारे में बताऊंगा। जो 1 एकड़ की जो नर्सरी होती है, यानी जो 1 एकड़ की नर्सरी के लिए जो रिक्वायर्ड एरिया होता है लगभग 300 से 400 स्क्वायर मीटर इनफ है। तो सिंपल सा किसान के लिए भी समझने में इजी हो, 60 फीट लंबा 60 फीट चौड़ा इतना एरिया आप ले लेंगे, जो कि 1 एकड़ के क्षेत्र के लिए पर्याप्त है। नर्सरी का एरिया लगभग आप देखेंगे तो लगभग 350 स्क्वायर मीटर में ये लगभग इतना क्षेत्र में आएगा। अब उसमें खाद में क्या क्या देना है, लगभग अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं, सिंगल सुपर फास्फेट देना है तो 5 kg। अगर हम सिंगल सुपर फास्फेट की जगह डीएपी का चयन कर रहे हैं तो डीएपी लगभग 2 kg जाएगा। यूरिया वहां पे आपको 1.5 kg देना है। उस 60 बाई 60 फीट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको 1.5 kg यूरिया देना है, 1 kg पोटाश देना है। जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे, तो 33% अगर जिंक सल्फेट देना चाहे तो लगभग 500 ग्राम, या तो अभी अपने पास भी बहुत अच्छे जिंक हैं जो कि थोड़ा यूनिक केमिस्ट्री के साथ है, फास्फोरस के साथ हमारा जिंक है। तो चिलेटेड जिंक जो है हमारा न्यूट्रीप्रो का जो जिंक आता है 17%, लगभग 17% जिंक है और उसमें फास्फोरस भी है। वो अगर आपको देना है उस 60 बाई 60 के एरिया में तो 50 से 80 ग्राम जमीन में आप डाल दीजिए। ये हो गया आपका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। लेकिन इसके साथ ही साथ 2 चीजें आपको और ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे आपको ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ बढ़ाना है। तो अपने पास एग्रोस्टार का संचार एक प्रोडक्ट है, आप लगभग उस 60 बाई 60 में लगभग 1 से 2 kg उस नर्सरी के एरिया में उसको डाल दीजिए। और बहुत जगह पे हम ये भी देखने को मिला है कि निमेटोड की समस्या बढ़ रही है, तो निमेटोड या सॉइल पेस्ट जो होते हैं वो अगर समस्या आ रही तो वहां पे आप नीम के लगभग 3 से 4 kg, या तो हमारे पास एग्रोनिल जीआर है जिसमें पिप्रोनिल 0.3% आता है। मार्केट में अगर देखेंगे तो रीजियन, फैक्स, बहुत तरह तरह की कंपनियों में आते हैं, वो आपको लगभग 100 से 200 ग्राम उस 60 बाई 60 के एरिया में मिला देंगे। ये आपका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, मतलब बेसल में जो आपको देना है, इसमें आपका फर्टिलाइजर भी हो गया, सॉइल पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हो गया, जो थोड़े बहुत फफूंद जनित रोगों के आने की संभावनाएं रहती हैं तो ऑलरेडी आपने दिया है। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो फफूंद जनित समस्या आने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने बीज का उपचार किया हुआ है, तो इससे फफूंद जनित रोगों की समस्या नहीं रहेगी। दूसरा, जब आपकी नर्सरी में, यहाँ पे बात आता है थोड़ा बहुत खरपतवार की, नर्सरी में खरपतवार की समस्या ज्यादा होती है। तो अगर नर्सरी में खरपतवार की समस्या आ रही है तो जब अगर आपकी नर्सरी
8 से 10 दिन का हो जाए, वहां पे मार्केट में नॉमनी गोल्ड, या अगर मैं बात करूं एग्रो स्टार का ओमनी स्टार है जिसमें बिस्पेरिवेक सोडियम 10% होता है, उसकी लगभग 10 से 12 ml प्रति पंप में आप डाल के उसका छिड़काव कर दीजिए। कब? 8 से 10 दिन की अवस्था में, क्योंकि वो अवस्था होगा तब तक आप 2-3 बार नर्सरी में पानी दे चुके होंगे, वहां पे नए वीड निकल के आना स्टार्ट होता है। उसी अवस्था में अगर आपने इसका स्प्रे कर दिया तो आपकी खरपतवार नर्सरी जो है खरपतवार रहित रहेगी, वहां पे खरपतवार की संभावना नहीं रहेगी, या काफी हद तक उससे किसान भाइयों को निजात रहेगी। तो अभी हमारे किसान भाइयों को काफी अच्छी जानकारी मिल चुकी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए ये जानकारी आपको कैसी लग रही है। अभी हमारे किसान भाइयों ने नर्सरी लगा दी है, बट कई बार देखा जाता है किसान भाइयों की नर्सरी पीली पड़ने लगती है, तनाव दिखने लगता है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? बिल्कुल, ये ज्यादातर जो समस्याएं आती हैं वो जब हाई टेम्परेचर होता है उसकी वजह से ही, या फिर हमने न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं किया है, या कोई अनबैलेंस फर्टिलाइजर दिया है, मतलब संतुलित खाद का प्रयोग नहीं किया है, तब ये समस्याएं ज्यादा आती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसा कि हमने बताया कि आपने बेसल खाद में मैंने संचार, डीएपी या एसएसपी, मतलब एक बार रिपीट करना चाहूंगा, यहाँ पे डीएपी मैंने बोला था 2 kg, अगर सिंगल सुपर फास्फेट बोला है तो 5 kg, डीएपी लेना है तो 2 kg लेना है, अगर सिंगल सुपर फास्फेट मतलब फास्फोरस रिच अगर चाहिए तो 2 में से किसी एक खाद का चयन करना है आपको। दूसरा, यूरिया 1.5 kg आपको बेसल में बोला था मैंने देने के लिए। उसके बाद मैंने 33% का जो जिंक सल्फेट आता है वो 500 ग्राम, अगर चिलेटेड जिंक देना तो काफी अच्छा होता है चिलेटेड जिंक, जो कि न्यूट्रीप्रो का जिंक है 17%, वो देना है तो लगभग 50 से 80 ग्राम उस एरिया में। उसके साथ पोटास 1 kg बोला था। जब आपकी नर्सरी पर करीब 15 से 16 दिन की हो जाए उस समय आपको एक बार फिर से यूरिया 1.5 kg और जिंक जो है लगभग आपको 500 ग्राम वहां पे जमीन से देना है, ये सॉइल एप्लीकेशन में दे देना है। उसके बाद जो आपने पता है पीलेपन की समस्या आ रही है, पीलेपन की समस्या से बचाने के लिए, यानी पौधा तनाव में है, तो तुरंत इमीडिएट सोल्यूशन पाने के लिए अपने पास एक प्योरकिल एग्रोस्टार का प्योरकिल या सीवीड का आपको स्प्रे लेना पड़ेगा। वो ले ले, सिलिकॉन के साथ मिला करके प्योरकिल का स्प्रे ले लेंगे, तो इससे आपका क्या होगा, जो थोड़ा बहुत बायोटिक एबायोटिक मतलब किसी पेस्ट या डिजीज की वजह से पीलापन आ रहा है, उसकी वजह जो तनाव में गई है, इसके अलावा टेम्परेचर जो प्रतिकूल मौसम का प्रभाव पड़ रहा है उसकी वजह से भी जो पौधे तनाव में है, तो आप अगर प्योर केल्ब का और सिलिकॉन का स्प्रे ले लेंगे तो आपके पौधों में ग्रीनरी बहुत अच्छी रहेगी, पौधा आपका समय से तैयार होगा, क्योंकि पौधा तनाव में नहीं रहेगा तो समय से उसका मतलब नर्सरी में बहुत समय से आपकी तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद जब रोपाई करना है, तो रोपाई करते समय एक बात का विशेष ध्यान देना होगा सभी किसान भाइयों को, कि बहुत बार क्या होता है कि किसानों के अंदर होता है कि मध्यान्ह मतलब वो पौधा जब उखाड़ते हैं तो जड़ें टूटती हैं। जी, तो मैं यही आपसे पूछने वाला था, कई सारे किसान भाई जो है बहुत सारी छोटी-छोटी गलतियां करते रहते हैं, जैसे पौध लग गया, तो अभी हमारे किसान ऐसा क्या करें या किस विधि से निकालें ताकि जो निकाल रहे हैं वो 100% जर्मिनेशन हो जाए? तो कुछ इस पे आपका सुझाव है तो बताएं। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी बताया, मतलब ज्यादातर मैं भी बहुत सारे कमेंट देखा किसान भाइयों का, सबसे ज्यादा इसमें ये होता है कि उनका एक कंसर्न होता है कि नर्सरी में पौध की जड़ें टूटती हैं। अभी बहुत विशेष ध्यान देना, नर्सरी में पौध की जड़ें टूटती कम है, सिंपल सा है कि जो नर्सरी का समय है वो मैंने पहले ही बोला था कि अगर हाइब्रिड है तो 22 दिन में तैयार हो जाना चाहिए, अगर रिसर्च है तो 25 से 28 दिन मैक्सिमम, इससे ज्यादा समय आपको नर्सरी में नहीं रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा समय नर्सरी में पौधा आपकी रहेगी उसकी जड़ें उतनी ज्यादा विकसित होंगी, और जब जड़ें काफी गहराई में जाएंगे, जब पौधा आप उखाड़ेंगे तो जड़ें टूटेंगे। एक तो ये तरीका हो कि आप अगर नर्सरी में काफी समय तक अगर रख देते हैं पौधा, इसकी वजह से आपकी यील्ड पे लगभग 30% 20 से 30% का नुकसान होता है। और अभी मैं पिछले 2-3 साल से लगातार ये काफी किसान भाई समस्या रहती है, बहुत सारे मेरे पास भी किसान भाइयों के फोन्स आते हैं, कॉल्स आते हैं। अभी मैं जो क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, यूपी के कुछ क्षेत्रों में, बिहार के कुछ क्षेत्रों में, एमपी के कुछ क्षेत्रों में, जब मैं विजिट पे था, बहुत सारे किसानों के प्लॉट पे गया, तो किसानों की सबसे ज्यादा समस्या आती थी कि उनके खेत में समय से पहले बालियां आ गई, यानी उनका कहना ये था कि हमने पौध की रोपाई की 30-35 दिन में और 35 से 40 दिन में बालियां निकलने लगी, जो कि हर बार उनको 60 दिन में निकल के आती थी बालियां, इस बार 30-35 दिन में आने लगा। तो उसका सबसे सिंपल सा, जब उनसे मैंने जब जायजा लिया, उनसे कुछ सवाल जवाब किए, तो उसमें जो कंक्लूजन निकल के आया, जो निष्कर्ष निकल के आया, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि तापमान ज्यादा होने की वजह से पौधों की हाइट ज्यादा नहीं गई नर्सरी में, हाइट कम होने की वजह से नर्सरी जो 22 दिन में निकाल के मेन खेत में लगाना था, वहां पे किसान भाइयों ने लगभग 35, 40, 45 दिन तक नर्सरी में रख दिए पौधे। जब 45 दिन तक पौध नर्सरी में रहेगी किसान भाई, तो उसकी जो जड़ है, आप देखें ऊपरी ग्रोथ तो नहीं हो रहा है,
लेकिन जड़ों में का विकास हो रहा है, जड़ें फैल रही हैं। जो टिलरिंग का सबसे जो उत्पादित टिलर्स आते हैं, जो कल्ले का फुटाव जिसमें बोलते हैं कि बालियां ज्यादा सेट होंगी, जो प्राइमरी या फर्टाइल टिलर्स होते हैं, उसका जो समय होता है वो 30 से लेकर के 50 दिन तक होता है। 30 से 50 दिन तक उत्पादित कल्ले आने वाले हैं। तो अगर आपने जब 45 दिन तक 40 दिन तक नर्सरी में पौधा रह जाएगा, तो जब मेन खेत में लगाएंगे तो उत्पादित कल्ले आने में केवल 10 दिन का समय मिलेगा। तो 10 दिन का समय जो मिलेगा उसमें कितने उत्पादित कल्ले आएंगे? बाद में आप खाद वगैरह दे के टिलरिंग तो ले लेंगे बहुत सारा, लेकिन वो फर्टाइल टिलर्स नहीं है। इसकी वजह से दिखने में तो लगता है कि बहुत कल्ले आ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे उन्हें बाली नहीं आती है। वो सेकेंडरी के पौधे को सपोर्ट करने का काम करते हैं। केवल जो आपने खाद दिया है जमीन पे, जो फर्टिलाइजर दिया है आपने, उसका उपयोग करके अपने को पौधों की जड़ों को मजबूत करके आधार देंगे, लेकिन प्राइमरी टिलर्स नहीं आएंगे, फर्टाइल टिलर्स नहीं आएंगे, जिसका उत्पादन पे सीधा असर आता है। दूसरा, जैसे अभी मैंने बताया जो जड़ें टूट रही हैं, उसके लिए सबसे सिंपल सा है, किसान भाइयों को जब भी पौध उखाड़नी हो, अगर कल उनको पौध उखाड़नी है तो कम से कम एक दिन पहले एक बार सुबह खेत में पानी दे दे और फिर एक बार शाम को पानी दे दे। उससे क्या होगा, मिट्टी जो है थोड़ी सी फूल जाएगी। अगर मिट्टी फूल जाएगी तो उनके जड़ें जो है आराम से निकल जाएंगी। तब और जब समय, एक तो आपने 20 से 22 दिन में देखेंगे तो जड़ों का ज्यादा विकास नहीं होगा। मतलब जड़ें जितनी विकास होना चाहिए उतना ही होगा। मतलब ज्यादा समय आपने स्पेंड नहीं किया है नर्सरी में, इसकी वजह से जड़ें ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगी, तो वहां पे जड़ें के टूटने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। 10 से 5% रहेगा, उससे कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप मेन खेत में जब रोपाई करते हैं तो लगभग एक स्थान पे 2 से 3 पौधे की रोपाई करते हैं। तो उसकी वजह से आप अगर खेत में अगर कल रोपाई आपको करनी है तो एक दिन पहले ही आपको एक बार सुबह एक बार शाम को खेत में पानी भर के अगर बीज की उखाड़ेंगे, पौध उखाड़ेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। जी, तो किसान भाइयों, अभी आपको एग्रोस्टार ई डॉक्टर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई है, तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आ रही हो। कृपया कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं कैसा आपको जानकारी लग रहा है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कई सारे किसान भाई ये गलतियां करते हैं, 45 दिन 50 दिन उसके बाद उनको जल्दी बाली निकलना। तो आशा करते हैं इस बार आपको ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने आपको जानकारी उपलब्ध करा दिया है। अभी जैसे कई सारे किसान भाइयों को ये भी समस्या देखने को मिली है, नर्सरी से निकालने के बाद वह सही तरीके से जब रोपाई करते हैं तो दूरी मेंटेनेंस नहीं कर पाते। तो ये भी कई सारे किसान भाइयों का कमेंट्स बॉक्स में देख रहा हूं, तो क्या इसके लिए बेहतर विकल्प होगा? मतलब जितना महत्वपूर्ण होता है नर्सरी में, नर्सरी मैनेजमेंट और बीज की बिजाई, बीज उपचार वगैरह, उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि आप पौध की ट्रांसप्लांटिंग या जो स्पेस है कितने अंतराल पे कर रहे हैं, और वो भी वेराइटी टू वेराइटी, मतलब सीड टू सीड, वेराइटी टू वेराइटी, सेगमेंट टू सेगमेंट वेरी करेगा। कि हाइब्रिड है तो उसका कितना रखना चाहिए, रिसर्च है तो उसका कितना स्पेस रखना चाहिए, अगेती वेराइटी है तो कितना रखना चाहिए, पछेती होगा तब कितना रखना चाहिए। तो स्पेस जो होता है पौध अंतराल पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों तक उपलब्ध कराने के लिए। तो अभी किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमने जो वीडियो में जाना कि बीज का चयन कैसे करना है, नर्सरी प्रबंधन कैसे करना है, और उसके बाद उसका स्टेट मैनेजमेंट यानी तनाव का प्रबंधन कैसे करें नर्सरी में, ये बहुत सारी जानकारी। उसके अलावा बीज प्रबंधन के साथ में बीज उपचार कैसे करें, इतनी सारी जानकारी आज के वीडियो में हमने जाना। बट आप कहीं जाइएगा मत, इसका दूसरा भाग जल्द हम लेकर आएंगे। अभी हमारे जितने भी किसान भाई एग्रोस्टार यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि दूसरा पार्ट आने वाला है। जो किसान भाई इंस्टाग्राम से हमारे साथ नहीं जुड़े, कृपया इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए। ऐसे ही भविष्य में हम आपको धान की फसल के बारे में दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं जल्द। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया हमारे साथ बने रहें, और आज का वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।